नमस्ते अभ्यर्थियों। सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ में शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे अक्सर प्रश्न बनते हैं। तो एक फैकल्टी के रूप में आज के इस खास विश्लेषण में हम राज्य के तेजी से बदलते शैक्षिक परिदृश्य को डिकोड करेंगे। हम नई नीतियों, कल्याणकारी योजनाओं और आजकल की डिजिटल चुनौतियों को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज के इस प्रेजेंटेशन का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। पहले हम नई नीतियों पर बात करेंगे, फिर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को देखेंगे, उसके बाद डिजिटल एजुकेशन की चुनौतियों को समझेंगे और अंत में देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए सबसे पहले भाग 1 से शुरुआत करते हैं। नीतिगत बदलाव, ये आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है। जुलाई 2024 की डेट याद रखिएगा। राज्य स्तर पर यह एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है। छत्तीसगढ़ की कैबिनेट ने फाइनली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 को लागू करने पर अपनी आधिकारिक मोहर लगा दी है। ये हमारे सीखने और सिखाने के तरीके को पूरी तरह से आधुनिक बनाने वाला एक मास्टर स्ट्रोक है। अब बदलाव क्या हुआ है? दशकों से जो हम पुराना 10+2 वाला सिस्टम देखते आ रहे थे ना, वो अब खत्म हो रहा है। उसकी जगह आ गया है एक बिल्कुल नया और समग्र 5+3+3+4 का ढांचा। प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक अब सब कुछ बच्चों के मानसिक विकास के हिसाब से बांटा गया है ताकि एजुकेशन ज्यादा इफेक्टिव हो सके। और हाँ, मेंस एग्जाम के लिए ये पॉइंट बिल्कुल रामबाण है। नई नीति के तहत अब कक्षा 5वीं तक मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। सोचिए, अब बच्चे छत्तीसगढ़ी, गोंडी, भतरी, हल्बी और सरगुजिया जैसी अपनी स्थानीय बोलियों में पढ़ाई करेंगे। इससे न सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझ आएंगे, बल्कि हमारी राज्य की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है वो भी कक्षाओं से गहराई से जुड़ पाएगी। है ना कमाल की बात। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, कल्याणकारी योजनाएं। आखिर नई नीतियों के साथ साथ कमजोर वर्गों को सपोर्ट भी तो चाहिए ना। सरकार की एक बहुत ही संवेदनशील और अहम पहल है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। कोविड-19 के उस मुश्किल दौर में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया, उनके लिए ये योजना एक बड़े सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है। राज्य के स्कूल पोर्टल्स पर इसे प्रमुखता से रखा गया है ताकि ऐसे बच्चों की पढ़ाई किसी भी कीमत पर, किसी भी वजह से ना रुके। अब इसके आंकड़े ध्यान से सुनिएगा, ये सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्लास के लेवल के हिसाब से बच्चों को 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति माह तक की स्कॉलरशिप मिलती है। और सबसे बड़ी बात, इन बच्चों को राज्य के एक्सेलेंट स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में एडमिशन में सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है। इनकी पूरी पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार उठाती है। चलिए, नीतियां और योजनाएं तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कोविड के बाद से हमने अचानक से डिजिटल टूल्स और स्मार्ट क्लासेस पर जो इतनी ज्यादा निर्भरता बढ़ा दी है, क्या इसका कोई डार्क साइड या नकारात्मक पहलू भी है? ये सवाल हमें शिक्षा के एक बिल्कुल नए संकट की तरफ ले जाता है। यहीं से हम आते हैं अपने तीसरे भाग पर, डिजिटल चुनौतियां। हाल ही में पब्लिश हुआ एक एकेडमिक रिसर्च पेपर हमारी आगे की चर्चा का आधार है। ये पेपर छत्तीसगढ़ के स्कूली छात्रों में कोविड के बाद मोबाइल और इंटरनेट की लत की बहुत ही बारीकी से पड़ताल करता है। जो गैजेट्स बच्चों को पढ़ाई के लिए दिए गए थे, दुर्भाग्य से अब वे बिना किसी कंट्रोल के मनोरंजन और लत का एक बड़ा कारण बन गए हैं। इस स्टडी में एक खास आयु वर्ग को सबसे ज्यादा खतरे में बताया गया है, और वो हैं कक्षा 6 से 8 तक के मिडिल स्कूल के छात्र। देखिए, ये वो उम्र है जब बच्चों का मानसिक और भावनात्मक विकास बहुत तेजी से होता है। ऐसे में बिना निगरानी के घंटों स्क्रीन से चिपके रहना और इंटरनेट की लत उन्हें बहुत आसानी से अपना शिकार बना रही हैं। इस रिसर्च में कई चिंताजनक प्रभाव सामने आए हैं। शारीरिक तौर पर देखें तो आंखों पर भारी दबाव पड़ रहा है, पोस्चर खराब हो रहा है और नींद के पैटर्न बिगड़ रहे हैं। मानसिक स्तर पर बच्चों में एंग्जाइटी और चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, और इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर हो रहा है। क्लास में फोकस बिल्कुल खत्म सा हो गया है और पढ़ाई बस ऊपर ऊपर से हो रही है, कोई गहराई नहीं बची है। मनोवैज्ञानिक पहलू पर थोड़ा और ध्यान दें तो स्थिति और भी डराने वाली है। आपने फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के बारे में तो सुना ही होगा ना। सोशल मीडिया पर हर वक्त दूसरों से अपनी तुलना करने की ये जो आदत है ना, ये छात्रों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से तोड़ रही है। ये डिजिटल तुलना उनका भावनात्मक संतुलन बिगाड़कर उन्हें सीधे डिप्रेशन की तरफ धकेल रही है। तो अब आते हैं भाग 4 पर, आगे की राह। क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम गिनाना हमारा काम नहीं है, हमें सॉल्यूशन भी चाहिए। अच्छी बात यह है कि इस रिसर्च का दूसरा हिस्सा हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशंस देता है।
ये उपाय स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कैसे हम छात्रों में इस डिजिटल लत को कम कर सकते हैं और एक स्वस्थ बैलेंस बना सकते हैं। रिसर्चर्स ने 4 बहुत ही स्पष्ट कदम बताए हैं। पहला, पेरेंट्स को बच्चों के स्क्रीन टाइम की लिमिट तय करनी होगी। दूसरा, स्कूलों को अपने सिलेबस में डिजिटल साक्षरता पढ़ानी होगी। तीसरा, बच्चों को वापस से मैदानों, आउटडोर गेम्स और क्रिएटिव एक्टिविटीज की तरफ भेजना होगा। और चौथा, दिन का एक ऐसा समय तय करना होगा जो डिजिटल डिटॉक्स हो, मतलब उस दौरान कोई स्क्रीन नहीं, कोई गैजेट नहीं। ये किसी एक की नहीं, बल्कि हम सब की मिलीजुली जिम्मेदारी है। आज के इस पूरे एनालिसिस का सबसे अहम टेकअवे बस यही एक लाइन है, टेक्नोलॉजी सीखने का एक टूल होना चाहिए, न कि हमारी निर्भरता का स्रोत। तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी को मजबूत करने के लिए हो, न कि विद्यार्थियों की ओवरऑल ग्रोथ में रुकावट डालने के लिए। तो अंत में मैं आप सभी के लिए एक विचारणीय सवाल छोड़कर जा रहा हूं। एजुकेशन का ये तरीका जैसे जैसे आधुनिक हो रहा है, हम डिजिटल लर्निंग के इतने सारे फायदों और डिजिटल अनुशासन की सख्त जरूरत के बीच एक सफल बैलेंस कैसे स्थापित करेंगे? आप लोग जो भविष्य के प्रशासक बनने वाले हैं, इस पर गंभीरता से जरूर सोचिएगा। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी मजबूत रखिए।